मेरी लव मैरिज हुई थी, पर मैं एक विधवा थी। मेरी 14 साल की बेटी और 17 साल का ननद का बेटा जब से एक ही रूम में सोने लगे थे, तब से मेरी बेटी सुबह उठते ही अपने बेड की चादर धोने चली जाती थी। फिर उसे चक्कर आने लगे और उल्टियाँ होने लगीं। मुझे शक हुआ तो एक रात उनके कमरे के बाहर पहुंची, तो उनकी बातें सुन दंग रह गई। ननद का बेटा बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो अब नहीं करते हैं। पर बेटी ने कहा, नहीं कर लेते हैं। उनकी ये बातें सुनकर तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। भगवान किसी भी माँ को ऐसा मंजर ना दिखाए। उसके बाद मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया, और जब कमरे के अंदर का नज़ारा देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम अनीता है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से आई थी। मैं अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। जैसे तैसे करके मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी। इस दौरान मेरी मुलाकात राकेश से हुई, और धीरे धीरे वह मुलाकातें बढ़ने लगीं। मुझे इधर लगने लगा कि मुझे राकेश से प्यार हो गया है, लेकिन डर के कारण मैं इस सब के बारे में अपने घर वालों को नहीं बता सकती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मेरे प्रेम विवाह को मेरे घर वाले बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन एक दिन राकेश ने अपने प्यार का इजहार मुझसे कर दिया। उस वक्त मैं खुशी से झूम उठी थी और अपने दिल में छुपे हुए उसके प्रति प्यार को दबा नहीं पाई, और मैंने भी इजहार कर दिया कि मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। अब हम दोनों शादी के सपने देखने लगे थे। राकेश मुझसे शादी करना चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने घर में इस बारे में बात करूं, तो मैंने हिम्मत करके अपने माँ बाप को इस सब के बारे में बताया। लेकिन मेरी बात सुनकर वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और कहने लगे कि हम तुम्हारी शादी उस लड़के से हरगिज़ नहीं करेंगे। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। इसलिए मैं अब बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मुझे लग रहा था कि अगर राकेश को मैंने खो दिया तो मेरा जीवन जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। एक दिन जब मैं अपने घर के किसी काम से बाजार गई हुई थी, तो मैंने वहां राकेश को एक बच्चे के साथ देखा। वैसे तो मैं राकेश पर शक नहीं करती, लेकिन जब उन दोनों को देखकर मैंने उनसे मिलने का सोचा और उनके थोड़ा करीब पहुंची, तो मैंने देखा कि वह लड़का राकेश को अपनी तोतली जुबान में पापा कहकर पुकार रहा था, और बार बार आइसक्रीम की ओर उंगली करके मांग रहा था, और वह भी उस बच्चे से बिल्कुल एक बाप की तरह ही प्यार कर रहा था। उस बच्चे के मुंह से पापा सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मेरी दुनिया पूरी तरह से घूम चुकी थी। अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कितने बड़े धोखे का शिकार हो गई हूँ। जिस आदमी के लिए मैं अपने माँ बाप से लड़ झगड़ रही थी, वह तो दूसरी शादी करके बैठा था और अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से ज़िंदगी काट रहा था। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और राकेश से मिलना जुलना बंद कर दिया। लेकिन राकेश मेरे पीछे पड़ा रहा और बार बार पूछता रहा कि मैं उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ। लेकिन एक दिन वह मेरे बहुत ही ज़्यादा पीछे पड़ गया और बोला कि अगर आज तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम मुझसे पीछा क्यों छुड़ा रही हो, तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैंने उसे कहा, कितने बड़े मक्कार इंसान हो तुम, अपनी हकीकत खुद नहीं जानते। मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गया। फिर मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि किस तरह से मैंने उसको उसके बच्चे के साथ देख लिया था। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। फिर वह मुझे मेरा हाथ पकड़कर अपने घर ले गया। मैं जब उसके घर पहुंची तो वहां पर वह बच्चा और राकेश की माँ थी। राकेश ने कहा कि अगर मैं तुम्हें अपने मुंह से सब कुछ बताऊं तो तुम यकीन नहीं मानोगी, लेकिन मेरी माँ की बात पर तो विश्वास करोगी। उसके बाद राकेश की माँ ने मुझे जो कुछ बताया, मुझे खुद पर शर्म आने लगी। उन्होंने बताया कि पिछले साल उनकी बेटी और दामाद का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया, और यह बेटा उनका ही है। उनकी बेटी के ससुराल वालों ने इस बच्चे को अपनाने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। तब से राकेश ही इस बच्चे का बाप बनकर अपना फर्ज निभा रहा है। अब तो मुझे राकेश पर फक्र होने लगा था, क्योंकि आज की दुनिया में इतना बड़ा दिल हर कोई नहीं रखता है। राकेश ने मुझसे कहा कि अनीता, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी और इस बच्चे को माँ का प्यार दोगी? मैंने आंसू भरी आंखों के साथ राकेश को गले से लगा लिया।
राकेश की माँ ने भी हमें आशीर्वाद दिया और फिर मैंने अपने माता पिता की बिना मर्जी के राकेश से शादी कर ली। मेरी ननद के बेटे का नाम आदित्य था और जब मेरी शादी हुई तो उस वक्त वह 2.5 साल के करीब था। अगले साल मैंने भी एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। कुछ महीनों बाद ही मेरी सास का देहांत हो गया। अब उस घर में सिर्फ मैं, मेरे पति, मेरी बेटी और मेरी ननद का बेटा ही थे। राकेश एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, जिससे जैसे तैसे मुश्किल से हमारी गृहस्थी की गाड़ी खिंच पा रही थी। उनका घर भी बहुत छोटा था, जिसमें हम जैसे तैसे एडजस्ट करके रहते थे, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अपनी ननद के बेटे को भी मैं अपने बेटे की तरह ही पाल रही थी और उसे अपना बेटा समझकर ही दिल से प्यार करती थी। धीरे धीरे वह दोनों बड़े होने लगे। फिर एक दिन हमारी दुनिया ही उजड़ गई और मेरे पति का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मुझ पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था, लेकिन उस मुसीबत के समय कोई नहीं था जो हमारा साथ देता। यहाँ तक कि मेरे खुद के सगे माँ बाप ने भी हम पर ज़रा भी दया नहीं दिखाई थी। लेकिन घर तो जैसे तैसे चलाना ही था। मैंने पहले नौकरी करने की सोची, लेकिन अभी बच्चे इतने भी बड़े नहीं थे कि उन्हें एक दूसरे के भरोसे छोड़ा जा सके, क्योंकि आजकल की दुनिया छोटे बच्चों के लिए बहुत ही खराब है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं घर में ही एक छोटी सी किराने की दुकान खोल लूँगी, जिससे मुझे घर के बाहर काम करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा और बच्चों का भी अच्छे से ख्याल रख पाऊँगी। हम पैसे की तंगी से हमेशा परेशान रहते थे, लेकिन जैसे तैसे हमारा गुजर बसर हो रहा था। पर मेरे पति के जाने के बाद तो मानो जैसे मेरे घर की रौनक ही चली गई हो। हमारा अपना मकान था, इसलिए किराए की चिंता नहीं होती थी और मैंने अपने घर के एक कमरे में ही किराने की छोटी सी दुकान चलाना शुरू कर दी थी। अब घर में सिर्फ एक कमरा ही बचा था। मैं, मेरी बेटी अनन्या और मेरी ननद का बेटा आदित्य अब इस एक कमरे में सोने लगे थे। लेकिन यह तब तक हो पा रहा था जब तक दोनों बच्चे छोटे थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे थे और उन्हें अपनी पढ़ाई को लेकर रात में जागना पड़ता था, जिसकी वजह से वह लाइट जलाकर पढ़ते थे और मेरी भी नींद इधर पूरी नहीं हो पाती थी। तो मैंने सोचा कि मैं अब किचन में ही सोना शुरू कर देती हूँ, ताकि यहाँ भी आराम से पढ़ सकेंगे और मैं भी चैन से सो सकूँगी, क्योंकि पूरा दिन तो मुझे अपनी दुकान ही संभालनी होती थी, जिसकी वजह से मैं दिन में सो नहीं सकती थी। उस कमरे में एक बेड और एक चारपाई ही थी। 2 लोग ही बड़ा मुश्किल से सो पा रहे थे। अब वह दोनों एक ही कमरे में सोते थे। आखिर मजबूरी थी, क्या कर सकते थे, गुजारा तो करना ही था। अगर एक कमरे में दुकान ना खोलनी पड़ती तो 2 कमरे हम लोगों के लिए काफ़ी थे। इतने पैसे कभी हो ही नहीं पाए कि हम लोग एक और कमरा बनवा पाएं। लेकिन धीरे धीरे पैसों की तंगी बहुत बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हमारी दुकान पर ग्राहक बहुत ही कम आते थे, जिससे कुछ खास आमदनी नहीं होती थी। तो घर की दाल रोटी ही चलाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। बच्चों की पढ़ाई का खर्च तो निकल ही नहीं रहा था। मेरी ननद का बेटा आदित्य बहुत समझदार था। जब उसका 12th हो गया तो उसने मुझसे कहा कि मम्मी, मैं अब अपनी पढ़ाई प्राइवेट कॉलेज से कर लूँगा और कोई छोटा मोटा काम देख लूँगा, क्योंकि अनन्या की भी तो पढ़ाई अभी पूरी करवानी है। मुझे उसकी ये बात ठीक लगी। मैं भी मजबूर थी, क्योंकि घर का खर्च चलाना वाकई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा था। आदित्य ने एक धोबी की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। एक दिन मेरे पति के एक रिश्तेदार के यहाँ पर शादी पड़ी, तो मैंने आदित्य को ही उस शादी में भेज दिया। लेकिन जब वह वहाँ से वापस लौट कर आया तो वह बहुत ही ज़्यादा उदास था और बहुत कम बात कर रहा था। मैंने जब उससे इसका कारण पूछा तो वह फूट फूट कर रोने लगा और मुझसे गुस्सा भी हो गया। मैंने उससे कहा, आखिर वहाँ जाकर ऐसा क्या हो गया? तो वह कहने लगा कि आप मेरी माँ नहीं हो। उसकी ये बात सुनकर तो मैं दंग ही रह गई। मैंने कहा, तुम मुझसे ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो वह कहने लगा, आप झूठ बोल रही हैं। इतने सालों से आप मुझसे झूठ ही बोलते आई हैं कि आप मेरी माँ हैं और अनन्या मेरी सगी बहन है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उससे कहा कि ये सब तुमसे किसने कहा?
तो वह बोला कि वहाँ पर मुझे एक रिश्तेदार मिली थी जिन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि मैं तो आपकी नंद का बेटा हूँ। इतने सालों तक आपने मुझसे ये सच्चाई छुपा कर रखी, लेकिन क्यों? मैंने उसे सच बताने की कोशिश की, लेकिन वह इतना ज़्यादा मुझसे नाराज़ हो चुका था कि कुछ भी सुनना ही नहीं चाहता था। करीब 1 हफ्ते तक उससे ना तो मुझसे कोई बात की और ना ही अनन्या से। फिर एक दिन मैंने उसे ज़बरदस्ती बिठाकर सब कुछ साफ साफ बता दिया। मेरी बात सुनकर उसे खुद पर पछतावा हुआ और उसने मुझसे माफ़ी मांगी। वह बोला, मुझे माफ़ कर दो मम्मी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं उल्टा आप पर ही नाराज़ हो रहा था। उस दिन के बाद से मुझे लगा कि सब चीज़ें ठीक हो गई हैं। लेकिन एक सुबह जब आदित्य सुबह उठकर नाश्ता करने आया और अनन्या नहीं आई, तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसकी तो आदत सुबह जल्दी उठने की थी। मुझे लगा कि शायद देर रात तक पढ़ने की वजह से वह अभी भी सो रही है। लेकिन जब मैं उसके कमरे में गई तो वह वहाँ पर थी ही नहीं। मैं उसे ढूंढती हुई छत पर पहुँची तो उसे उल्टियाँ हो रही थीं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर इसे उल्टी क्यों हो रही है। उसके बाद मैं उसके लिए डॉक्टर के पास से दवा लेकर आई, जिससे उसे थोड़ा आराम मिल गया। लेकिन मैंने उसी दिन ये भी देखा कि मेरी बेटी ने अपने बेड की चादर को धोकर डाला था। मुझे लगा कि हो सकता है कुछ फैल गया होगा, इसलिए उसने धोकर डाल दी है। उस वक्त मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन अनन्या नाश्ता करने नहीं आई तो मैं उसे उसके कमरे में बुलाने के लिए गई, लेकिन वह वहाँ नहीं थी। फिर जब मैं छत पर पहुँची तो वह बैठकर अपनी चादर धो रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम ये चादर क्यों धो रही हो? अभी कल तो तुमने ये चादर धोई थी। तो वह मुझसे कहने लगी, नहीं मम्मी, मुझे ये चादर ज़रूर धोनी है। मेरे बिस्तर पर बिछाने के लिए और दूसरी चादर तो हमारे घर में है नहीं, तो मुझे आज ही इसे धोकर सुखाना है। मैंने कहा, अचानक से तुम्हें यह चादर धोने का भूत सर पर कैसे सवार हो गया है? एक ही दिन में चादर इतनी गंदी कैसे हो गई कि तुम आज फिर से उसे धोने के लिए बैठ गईं? छोड़ दो इसे, मैं खुद ही इस चादर को धो दूंगी। लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी। चादर को धोकर सुखाने के बाद ही उसने नाश्ता किया। शाम को जब आदित्य काम से लौटा तो बोला कि आज मैं बाहर से ही खाना खाकर आया हूँ। अनन्या तो कमरे में पहले से ही सो चुकी थी, तो मैं भी किचन में अपनी चारपाई डालकर लेट गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे अपने पति की याद आ रही थी। वह बहुत ही अच्छे इंसान थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे और वह अपनी बहन के बेटे को भी अपने सगे बेटे के जैसा ही प्यार करते थे। मैंने भी आदित्य को अपने बेटे के रूप में ही अपना लिया था और वह भी मेरा बहुत ध्यान रखता था, मेरा कहना मानता था। अब इस घर में वह ही हमारा इकलौता सहारा था, इकलौता मर्द था। एक तरह से इस घर को अब वही चला रहा था। सुबह सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। अनन्या अगले दिन भी उल्टी कर रही थी। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया हो और उसके शरीर का सारा खून निकल गया हो। हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत कमज़ोर है और शायद इसके पेट में कोई दिक्कत है, तो इस वजह से इसे उल्टी हो रही है। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं कुछ दवाई दे देता हूँ, ये ठीक हो जाएगी। पर आप इसका ख्याल रखें, इसे हरी सब्जियाँ खिलाएं और फल भी खिलाएं और बहुत ज़्यादा कोई काम भी ना करवाएं। मैंने घर पहुंचकर अनन्या को समझाया कि देखो बेटा, अब तुम अपना ध्यान रखो। डॉक्टर ने भी तुम्हें कोई भी काम नहीं करने को बताया है। तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो। अब अगर तुमने कोई भी काम किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद मैं उसके कमरे में गई तो ये देखकर हैरान रह गई। वह फिर से बेड की चादर धो रही थी। इस बार मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप दूर खड़े होकर देखती रही, क्योंकि वह जो कुछ कर रही थी उसमें मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। ये सब क्या हो रहा था? वह यह सब क्यों कर रही थी? अब मुझे थोड़ा शक होने लगा। जब से मेरा बेटा और अनन्या एक साथ कमरे में सो रहे थे, तब से ही वह इस तरह की हरकत कर रही थी और उसे बार बार उल्टियाँ हो रही थीं। आदित्य उसके लिए भले ही सौतेला भाई था, लेकिन बचपन से दोनों एक साथ ही पले बड़े हैं। उन दोनों में तो सगे भाई बहनों जैसी मोहब्बत थी।
फिर ऐसा क्या हो रहा था कि मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। मैं रोती और सोचती रहती कि यह सब कुछ क्यों और क्या हो रहा है। एक औरत कमज़ोर तब होती है जब वह बच्चे पैदा करती है, तो उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती। लेकिन जवान लड़कियां यूं उल्टियां करने लगें, यह तो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। दूसरे ही दिन उसने चादर धोकर छत पर सुखाई। वह आसपास भी ऐसे ही देख रही थी कि जैसे मैंने उसे देखा तो नहीं है। मैं रसोई की खिड़की से यह सब कुछ देख रही थी। मैंने भी उसको ऐसा एहसास नहीं होने दिया जैसे मैं उसको देख रही हूँ। लेकिन मेरी बेटी क्या कर रही थी? मैंने उसको नाश्ता करवाया और हमारी दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था, सिर्फ बच्चे ही आते जाते थे जो 5-10 रुपए का सामान लेकर चले जाते थे। इस तरह से तो काम नहीं चलने वाला था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन यह बात मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बताई। आदित्य को भी कुछ नहीं बताया क्योंकि वह पहले से ही नौकरी कर रहा था। अब अगर ऐसे में यह बात बता देती तो वह और भी ज़्यादा परेशान हो जाता। लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था बेटी को अच्छी चीज़ें खिलाओ, लेकिन घर में तो दाल रोटी के भी पूरे पैसे नहीं हो रहे थे। घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे आदित्य और अनन्या को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मेरे बेटे ने कहा, तुमने तो अभी से ही अपनी तबीयत खराब कर ली है, इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो फिर हम यह सब नहीं कर सकते। मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, मुझे करना है। इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते हैं और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा। मेरे बेटे ने कहा कि अब तो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देख सकता। तो मेरी बेटी बोली कि नहीं, सिर्फ कुछ दिनों की ही बात है, उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे और हो सकता है माँ इसी कमरे में लेटने लगें। उसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। यह सब क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। एक दिन तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मैं दंग रह गई। सुबह सुबह ही मेरी बेटी ने चादर को फिर से धोकर छत पर सुखा दिया और वह एक तरफ खड़ी होकर फिर से उल्टी कर रही थी। मैंने कहा, क्या हो गया है? तुम्हें बार बार उल्टियाँ क्यों हो रही हैं? क्या तुम ठीक से दवाई नहीं खा रही हो? वह मुझे कुछ भी नहीं बोली। तभी मैंने देखा कि उसने एक बार फिर अपनी चादर को धो दिया था। मैंने उससे कहा, तुम ऐसे चादर को बार बार क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की है जिससे मेरी और तुम्हारे पापा की इज्जत दांव पर लग गई तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बेटी हैरान हो गई। उसने कहा, माँ, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। लगता है आज आपने कोई फिल्म देखी है या किसी ने आपके कान मेरे खिलाफ भर दिए हैं जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं ऐसा क्यों करूँगी? और अगर मैंने इस चादर को धो दिया है तो क्या हो गया? चादर गंदी हो गई थी, बस इसीलिए धो दिया। आपको तो पता है कि कई दिन से मेरी तबीयत खराब है, तो दवाई खाने की वजह से मेरे पेट में भी खराबी हो रही है। इसका और कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझसे इस तरह से बात कर रही थी तो मुझे पसंद नहीं आया। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वह ज़मीन पर गिर गई। तभी अचानक आदित्य भी आ गया। उसने कहा कि माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? तो मैंने उससे कहा, हाँ, मैंने इसको मारा है, इस पर हाथ उठाया है। ऐसा तो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से सारी सच्चाई जान नहीं पाई हूँ। जिस दिन मुझे पता चल गया तुम दोनों के बारे में, उस दिन देखना। अब मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया था। मेरे दिल में जो बात आ रही थी मैं वही बोलती जा रही थी, जो कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए थी। उस रात घर में बिल्कुल चुप्पी रही। सभी लोग जल्दी सो गए। लेकिन आधी रात जब अचानक मेरी आंख खुली और मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ हमारे बेड की थी जो अजीब तरह की आवाज़ कर रहा था। मैं सोचने लगी कि ये दोनों आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं जो बेड इस तरह से आवाज़ कर रहा है, जबकि शाम को तो ये लोग जल्दी ही लेट कर सो गए थे। मैं तुरंत ही दरवाजे के पास पहुंची तो मुझे उनकी आपस की बातें सुनाई देने लगीं।
अनन्या बोली, ये तो बहुत ही मोटा है। आदित्य ने कहा, एक बार छूकर तो देखो। तो अनन्या ने कहा, नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन आदित्य बोला, एक बार छुओ ना, मजा आएगा। एक बार छू लोगी तो बार बार छूने का दिल करेगा। उसके बाद अनन्या ने जैसे ही कुछ छुआ, वह एकदम से चीखी और बोली, यह तो बड़ा ही सॉफ्ट है। आदित्य ने कहा, हाँ, ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो अनन्या बोली, मुझे तो पता ही नहीं था। आदित्य ने कहा, तुम्हें कैसे पता होगा, लेकिन अब तो तुम्हें पता चल गया ना। वह दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और उनकी ऐसी बातें सुनकर तो मुझे अंदर से घबराहट होने लगी कि आखिर ये दोनों आधी रात कर क्या रहे हैं। अनन्या ने कहा, लेकिन अब मेरी तबीयत खराब होगी तो माँ मुझे देखकर परेशान हो जाएगी। कब तक ऐसे झूठ बोलेंगे? तो आदित्य बोला, कुछ दिन और कर लेते हैं, फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गई। उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद क्यों किया था? क्या वजह थी दरवाज़ा अंदर से बंद करने की? वैसे भी अब मौसम बदल रहा था, उन्हें दरवाज़ा खोलकर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह से दस्तक देने के बावजूद भी उन लोगों ने दरवाज़ा खोलने में करीब आधा घंटा लगा दिया। उसके बाद जब मैंने कमरे में देखा तो उनके अलावा कमरे में कोई भी नहीं था और वह दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे नींद से जागे हों। मैंने कहा, इतनी देर में दरवाज़ा क्यों खोला है? तो कहने लगे, हम सो रहे थे। मैंने कहा कि झूठ नहीं बोला करो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम क्यों इस समय जागेंगे और क्यों बातें करेंगे, हम लोग तो सो रहे थे। मुझे उन दोनों की हरकत समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थीं क्योंकि वह दोनों तो ऐसे ही बैठे थे जैसे नींद से अभी अभी जागे हों। उसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। लेकिन मैं सोचती थी कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। मैं ये देखकर हैरान रह गई। एक दिन मेरी बेटी के बाजू में नाखून के निशान भी थे। ये तो जख्म के निशान थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या लगा था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि चाकू लगा है, लेकिन चाकू तो उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। मेरी बेटी कोई ना कोई बात मुझसे छुपा रही थी। कभी उसे उल्टियाँ होती, कभी उसके शरीर पर अजीब अजीब तरीके के निशान होते और कभी उठकर अपने बेड की चादर धोने लग जाती थी और मुझे कमरे में जाने नहीं देती थी। मेरा दिमाग जिस तरफ जा रहा था मैं वैसा ही सोचना नहीं चाहती थी। मेरी गलती थी। मैंने आग और पानी को क्यों एक साथ रखा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि मुझे अब क्या करना है। जवान लड़का और लड़की को मुझे एक साथ एक ही कमरे में नहीं सोने देना चाहिए था। गलती तो मेरी ही थी। मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। आदित्य था तो अनन्या का सौतेला ही भाई। नियत बदलते देर नहीं लगती। जवानी की उम्र में बच्चे बुरी संगत में पड़ ही जाते हैं। सगा भाई तो सगा होता है और सौतेला भाई सौतेला। तो फिर मैं कैसे सौतेले भाई बहन को एक साथ एक ही कमरे में सुला रही थी? ये मेरी ही गलती थी। जब हम ही बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, परेशानियां तो पैदा ही होंगी। अच्छी बुरी बातों का ध्यान तो हमें ही रखना होता है। बच्चे तो नादान होते हैं और नादानी में ही बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे जैसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, अगर यह सारे विचार सही हो गए तो फिर सारा का सारा कसूर मेरा ही होगा। मैं अपने बेटे और बेटी पर नज़र रख रही थी। एक दिन मेरा बेटा बेटी को कोई चीज़ लाकर दे रहा था। मैं छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। उसने कहा कि यह तुम्हारी दवाई है, इस परेशानी के लिए यह दवाई ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरी बेटी को छुपाकर वह गोलियां दी। मैं परेशान हो गई कि किस चीज़ की गोलियां उसको दे रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है? कौन सी परेशानी है जिसे दोनों हल करना चाहते हैं और उसके बारे में मुझे नहीं पता। और यह दवाइयाँ कुछ अजीब सी क्यों लग रही थीं? मेरी बेटी ने भी वह दवाइयाँ तुरंत ले लीं और उनको अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया। बेटे ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना, इसके बाद तुम्हारी उल्टियाँ भी बंद हो जाएंगी। और सच में उसे कुछ दिन उल्टियाँ नहीं हुईं, लेकिन उसके बाद शायद उसकी वह गोलियाँ ख़त्म हो गईं और एक दिन फिर से उल्टी कर रही थी।
अगले दिन मेरा बेटा घर पर नहीं था, इसलिए मैंने आज फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने वह चादर बहुत ही होशियारी से बेटी के नीचे से खींच ली और उसको तरीके से तय करके अपने कमरे में ले आई। मुझे खोलकर देखना था कि इस पर ऐसा क्या लगा होता था जिसकी वजह से मेरी बेटी सुबह उठते ही उसे धोना शुरू कर देती थी और यहाँ तक कि अपनी बीमारी का भी ख्याल नहीं करती। जब मैंने चादर को खोलकर देखा तो पहले तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि उस चादर पर काले काले बाल थे और कुछ अजीब सा चिपचिपा लगा हुआ था। मुझे समझ नहीं आया ये किस चीज़ के बाल हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे बाल थे। मैं सोचती रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। तब तक मेरी बेटी को ये बात पता चल ही गई कि चादर मैंने देख ली है, तो वह मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराई हुई नज़र आने लगी। उसके बाद मैंने उससे पूछ लिया कि क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो। तो उसने कहा कि माँ, वह चादर कहाँ है। तो मैंने उससे कहा कि वह तो मैंने धोकर डाल दी है। ये कहकर वह मेरे पास से जाने लगी, तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और मैंने कहा कि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। उस चादर पर जो भी लगा हुआ था, मुझे बता दो यह सब कुछ क्या है। तुम मुझसे इतने दिनों से क्या छुपा रही हो? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। वह मेरे पास बैठ गई और फिर मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि माँ, जैसा आप समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था कि घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे। घर की दुकान भी नहीं चल रही थी और भैया भी कुछ खास पैसे नहीं कमा रहे थे, लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाएँ। फिर भैया की दुकान पर कपड़े लेकर आने वाले कुछ लड़कों से अच्छी दोस्ती हो गई थी, जो कि बहुत ही पैसे वाले घर के थे। उनमें से एक ने भैया से एक बार कहा कि उनकी पूरी फैमिली को कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन उनके कुत्ते को संभालना वाला कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर 3 दिन के लिए उनके कुत्ते को कोई संभाल लेता है तो वह उसे 5,000 रुपये देंगे। इतने पैसे की बात सुनकर भैया के दिमाग में ये आइडिया आया कि अगर हम दोनों मिलकर यह कर लें तो ठीक ठाक पैसा कमा लेंगे। उसके बाद दिन में तो भैया उस पेट को दुकान पर रख लेते थे, लेकिन रात को उन्हें घर लेकर आना पड़ता था और रात में उन कुत्तों को मैं संभाल लेती थी। धीरे धीरे जब यह बात और भी लोगों को पता चली तो फिर वह हमें अपना पालतू जानवर कुछ दिनों के लिए संभालने के अच्छे खासे पैसे देने लगे। कभी कोई अपनी बिल्ली दे देता तो कभी कोई खरगोश दे देता। उन्हीं के बाल और लार सुबह चादर पर लगे हुए थे, जिसको मैं सुबह को धो देती थी, क्योंकि हमें पता था कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है। हम आपको ये सब कुछ बताना नहीं चाहते थे कि हम यह सब काम कर रहे हैं, लेकिन जब सुबह जानवर पॉटी कर देते थे तो वो मुझे ही साफ़ करनी होती थी, जिसके कारण मुझे घबराहट लगने लगती थी और उल्टियाँ होती थीं। मैंने कहा, और वह जो आदित्य ने तुम्हें दवाइयाँ दी थीं? तो अनन्या बोली, भैया ने मुझे जो दवाइयाँ लाकर दी थीं वह उल्टी और एलर्जी को एक साथ ठीक करने वाली दवा थी। मेरे शरीर पर इन जानवरों की वजह से कुछ लाल लाल निशान पड़ रहे थे। मैंने कहा, और मैंने तुम्हें रात में कहते सुना था कि यह तो बहुत ही सॉफ्ट है, वह क्या था? तो अनन्या ने कहा, दरअसल माँ, उस दिन भैया पहली बार खरगोश को लेकर आए थे। मैंने खरगोश को कभी भी हाथ नहीं लगाया था, इसीलिए मुझे उसे छूते हुए भी बहुत डर लग रहा था। तभी मैंने जब उसे छुआ तो ऐसा कहा, माँ, इस काम के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिल चुके हैं और कल उन पालतू जानवरों का हमारे घर में आखिरी दिन था, क्योंकि अब हमारे पास इतने पैसे हो गए हैं कि हम एक दूसरा कमरा बनवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी ला सकते हैं। इसीलिए भैया ने अब पालतू जानवर रखने से मना कर दिया है। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं हैं, इसलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई थी, लेकिन आपने तो ना जाने हमारे बारे में क्या क्या सोच लिया, हम पर इतना शक किया। आपने हमारे बारे में जो बातें की वह हमारे दिल में तीर की तरह जाकर लगी थी। मैं जानती हूँ कि वह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वह मेरे सगे भाइयों से भी बढ़कर है। उसने हर बार सिर्फ हमारे बारे में ही सोचा है, जबकि देखा जाए तो हम उसके क्या लगते हैं।
उसके माता पिता तो इस दुनिया से जा चुके हैं और उसके अपने दादा दादी भी तो हैं जो कि हमसे बहुत ज़्यादा अमीर हैं। वह अगर चाहे तो उनके साथ जाकर भी तो रह सकता है, क्योंकि अब वो लोग भी उसे वापस बुला रहे हैं। लेकिन वह फिर भी हमारे साथ रहता है, क्योंकि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसने हमेशा मुझे अपनी सगी बहन ही माना है। उसने कभी मुझसे कोई गलत बात नहीं की और वह हमारा साथ भी देता है, हमारे लिए बहुत कुछ करता है। पूरा दिन वह काम करता था, रात को मैं उसकी मदद करती थी। वह कहता था कि वह रात में भी यह सब कुछ कर लेगा, लेकिन दिन भर तो वह बेचारा मेहनत करता था। इसलिए मैंने उससे कहा कि रात को तुम आराम किया करो, पालतू जानवरों को मैं देख लूँगी। इसलिए मैं उसकी मदद कर रही थी। मुझे ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ और मुझे खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैंने अपने बच्चों के बारे में क्या क्या सोचा। मैं अपने बच्चों के बारे में जितना गलत सोच रही थी, मेरे बच्चे उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं। इतनी गलत बातें मैंने उनके बारे में सोची जितनी मुझे सोचनी भी नहीं चाहिए थी। हमने ये बात आदित्य को नहीं बताई। अनन्या ने भी उसको कुछ नहीं बताया कि मुझे सारी बात का पता चल गया, क्योंकि अब ये काम वैसे भी ख़त्म हो गया था और मैं उसकी नज़रों में और ज़्यादा गिरना नहीं चाहती थी। कुछ दिन बाद आदित्य ने दूसरा कमरा बनवा दिया। धीरे धीरे हमने बहुत मेहनत की। मेरी बेटी ने भी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। हमारे हालात पहले से बेहतर होने लगे। धीरे धीरे इतने बेहतर हो गए कि हमारे घर में कोई तंगी नहीं रही। मेरे साथ ज़िंदगी ने बहुत बुरा किया था, लेकिन अच्छा यह किया कि मुझे बहुत ज़्यादा नेक और अच्छे बच्चे दिए, चाहे वह मेरे अपने थे या पराए। ईश्वर की कृपा से मेरे दोनों बच्चे बहुत ही मेहनती हैं और इस बात को समझते हैं कि अभी उनकी मेहनत के दिन हैं। वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके सर पर पिता का साया नहीं था और मैं भी कुछ खास कर नहीं सकती थी। इस बात का उनको एहसास था और यह एक बहुत बड़ी बात है। ईश्वर की कृपा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो भी सकता था। अगर ऐसा होता तो मैं कहाँ जाती। बस आखिर में इतना कहना चाहूँगी कि माता पिता बच्चों के साथ इस मामले में थोड़ी एहतियात ज़रूर करें और वह गलती ना करें जो मैंने अपने बच्चों के साथ की है। हमें अपने बच्चों की ज़िंदगी पर ध्यान देना चाहिए। वह कब क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, इस सब की पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। बच्चों को प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन प्यार के साथ साथ थोड़ी सख्ती ज़रूर रखें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।